हेलो बच्चों, मेरा नाम भोलेनाथ शुक्ला है और मैं आप सभी को आज क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है उसमें रिलेशन के टाइप्स बताने वाला हूं। तो इसमें इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को रिलेशन का डेफिनेशन बताया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है, ये सारी चीजें बताई थी। और इस वीडियो में हम टाइप ऑफ रिलेशन जो है इंक्लूड करने वाले हैं। इसके पहले वीडियो आपने मतलब एक वीडियो इसके पहले मैंने अपलोड किया है। अगर वो वीडियो आप लोग ना देखे हो तो कृपया करके उसको सबसे पहले देख लें ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। उसमें मैंने इम्पटी रिलेशन और मतलब यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में आपको बताया था। अब इस वीडियो में मैं अन्य जो रिलेशन के टाइप्स है उसको आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है कि इम्पटी रिलेशन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसा कोई रिलेशन जिसमें हमें कोई भी मतलब किसी सेट पर डिफाइंड किया गया ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ना प्राप्त हो, यानी कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेट ना कर पाए, यानी खाली आ जाए, r इक्वल टू 5 आ जाए, कोई मतलब अवयव ना प्राप्त हो, तो इसको हम इम्पटी रिलेशन बोलते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन किसे बोला जाता है कि R इज इक्वल टू, अगर कोई सेट ए से सेट ए में ही कोई रिलेशन डिफाइंड किया गया हो, तो अगर R इक्वल टू ए क्रॉस ए आ जाए, मतलब ए क्रॉस ए के इक्वल आ जाए, तो उसे यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाता है। यानी कि सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो अवयव हों वो उस रिलेशन में अगर आ जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। अगला टाइप ऑफ रिलेशन होता है आइडेंटिटी रिलेशन, और उसके बाद नेक्स्ट टाइप है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, उसके बाद सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन, इन सबको हम मतलब जो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। और जो है हमारा इम्पटी रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन है, इसको हम ट्राइवियल रिलेशन भी बोलते हैं। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन किसे कहते हैं और इसकी क्या डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो बच्चों उससे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इम्पटी रिलेशन का और यूनिवर्सल रिलेशन का, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इम्पटी रिलेशन क्या होता है और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए क्या दिया है कि a इज इक्वल टू, मतलब a एक सेट दिया है जिसमें 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट दिए गए हैं, और हमें एक ऐसा रिलेशन बनाना है कि जिसमें जो दो अवयव a और b आए उनमें ये रिलेशन होना चाहिए कि उनका मतलब उनका a में से b को घटाने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर 12 आना चाहिए। तो ऐसा कोई, अगर हम ये क्रॉस, हम जानते हैं कि रिलेशन क्या होता है, वो सबसेट होता है ए क्रॉस ए का। ठीक है, अब ये क्रॉस अगर ये सेट से ए सेट पर ही डिफाइंड किया गया है तो ए क्रॉस ए का क्या होगा, सबसेट होगा। अब हम ये क्रॉस ये कैसे निकालेंगे, देखो ये काफी लंबा आएगा, इसमें कितने सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ए क्रॉस ए में। अगर ये क्रॉस ए की बात करें तो इसमें कितने सारे एलिमेंट्स होंगे, तो ये आ जाएगा 1 1 1 का 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, और 1 का 4 के साथ रिलेशन, फिर 1 का 5 के साथ। मतलब ए के एलिमेंट्स के साथ ही पेयर बनाना है, क्योंकि ये रिलेशन ए से ए में ही डिफाइंड किया गया है। तो हमारा पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट दोनों ही सेट ए से होंगे। ठीक है, अब 1 का जितना रिलेशन बन सकता था उतना बना लिया। अब हम 2 से रिलेशन बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 2 कामा 1, उसके बाद 2 कामा 2, फिर 2 कामा 3, फिर 2 4, और उसके बाद 2 का 5 के साथ रिलेशन, फिर 2 का मतलब जो भी पॉसिबल था वो बन गया। अब सिमिलरली 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5
3 6 3 7 और 3 8 सॉरी 3 5, मतलब 6 तो है ही नहीं इसमें, 3 5 तक ही होगा। उसके बाद 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5। उसके बाद 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5। ठीक है। अगर किसी रिलेशन में ये सारे एलिमेंट्स आ जाएं जो हमने एक राशि ए में डिफाइंड किया है, तो ऐसे रिलेशन को ही हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। अगर कोई रिलेशन ऐसा हो कि इसके सारे एलिमेंट्स आ जाएं तो उसी को यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे हमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर को इस आर में शामिल करना है, यानी एक राशि के ए के उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर को हमें आर में शामिल करना है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें कि ये से बी का डिफरेंस 12 आना चाहिए। तो आप देखो 1 से किसी भी नंबर का डिफरेंस, 1 से अगर 2 का डिफरेंस करेंगे, 1 में से 2 को माइनस करेंगे या 1 में से 1 को माइनस करोगे 0 आएगा। 1 से 2 माइनस करोगे तो -1 आएगा, 12 नहीं आ रहा है। 1 से 3 माइनस करोगे तो 12 नहीं आएगा। 1 से 4 माइनस करोगे तब भी 12 नहीं आएगा। 1 में से 5 माइनस करोगे तब भी 12 नहीं आएगा। तो आप कोई भी अवयव ले लीजिए इसमें, ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी कि इस ए क्रॉस ए का कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी हमें आर में कोई अवयव नहीं मिल पाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाई आ जाएगा। ठीक है। अब अगला हमने एग्जाम्पल लिया है, तो मतलब ये कैसा रिलेशन है, ये एम्पटी रिलेशन है। ठीक है। अगला रिलेशन एग्जाम्पल हमने लिया है यूनिवर्सल रिलेशन का। तो हमने एक सेट ए लिया जिसमें 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट्स हैं, और हमें एक रिलेशन आर बनाना है जिसमें कि ए और बी जो कोई भी दो अवयव आने चाहिए वो सेट ए का होना चाहिए, और उनका डिफरेंस, देखिए डिफरेंस जो होता है वो ऑलवेज, डिफरेंस कोई भी रियल नंबर हो वो ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है। उसी को इसीलिए हम मॉड लगा देते हैं, यानी कि दो एलिमेंट्स का डिफरेंस क्या होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आप देखो इसमें ये हर एक अवयव जो होगा वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसी में आपके मतलब अगर हम इसका एक राशि निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6 1, कुछ अवयव और बढ़ जाएंगे 6 2 6 3 6 4 और 6 5, उसके बाद 6 6, ये इतने हो जाएंगे। ठीक है। अब आप देखोगे इसी में, हाँ जहां जहां पे ये लिखा है 1 4 1 5, उसके बाद 1 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पर ऐसे 2 5 के बाद 2 6 आ जाएगा, और 3 5 के बाद 3 6 आ जाएगा बीच में। तो आप देखोगे कि हर एक एलिमेंट, कोई भी आप एलिमेंट ए का ले लो, ठीक है, और कोई भी दो एलिमेंट्स आप ले लो, या फिर हम मतलब कोई एलिमेंट का उसी के साथ अगर डिफरेंस निकालेंगे तब भी वो 0 आएगा। 1 - 1 क्या आएगा, 0। या 1 के साथ 2 ले लेंगे तो 1 1 का 2 भी आर में बिलोंग करेगा। बताओ क्यों, आर के अंदर ये भी आएगा क्योंकि 1 - 2 का मॉड क्या आएगा, 1 - 2 का मॉड इक्वल टू आ जाएगा -1 मॉड ऑफ -1, -1 का मॉड क्या आ गया, 1 आ गया। तो वो भी क्या है, 0 से बड़ा है। और यानी कि कोई भी हम ऑर्डर्ड पेयर तब ले सकते हैं जब उसका मतलब मॉड की वैल्यू जो रहे वो 0 या 0 से बड़ी हो। तो आप किन्हीं भी दो मतलब रियल नंबर्स का डिफरेंस जो होता है, मतलब मॉड जो होता है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा आएगा। भले ही आप मान लो कि 1,6 ले लिए, 1,6, तो 1 - 6 का मॉड क्या आएगा, ये आएगा -5, और -5 जो रहेगा उसका मॉड 5 हो जाएगा। आप जानते हो किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी हो या निगेटिव क्वांटिटी हो, उसके मॉड की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव ही होता है, या तो मिनिमम क्या होगा, 0 होगा। तो यानी कि हर एक ऑर्डर्ड पेयर
ये सारे के सारे आ जाएंगे इसमें। तो इसीलिए ये रिलेशन क्या हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन। अब देखिए आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, द रिलेशन आई ए का मतलब आइडेंटिटी रिलेशन को मतलब हमने आई ए से डिनोट किया है, ये इसको प्रदर्शित करने का तरीका है। ठीक है, आई का मतलब आइडेंटिटी और ये सेट पर डिफाइंड किया गया है, इसलिए हमने आई ए लिखा है। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए गामा बी, मतलब ए गामा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि सेट ए के प्रत्येक अवयव के लिए अगर ए का ए के साथ ही रिलेशन रहे, इसको हम मतलब दूसरे तरीके से अगर बताएं तो इसको हम बोलते हैं प्री इमेज, मतलब कि इमेज जो रहनी चाहिए वो ये सेम रहना चाहिए, और यह है इमेज, मतलब इसकी इमेज इसी के समान होनी चाहिए। ऑन अ सेट इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, इसी को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि तो कोई भी रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन कहा जाता है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि सेट ए के ऊपर डिफाइंड किया गया कोई रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है अगर ए का प्रत्येक अवयव केवल अपने आप से रिलेशन रखता हो, केवल अपने आप से ही रिलेशन रखता हो। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि a इक्वल टू 1 2 3, मतलब कोई एक सेट है जिसमें 1 2 3 तीन अवयव हैं, और कोई एक रिलेशन हमने डिफाइंड किया है r इज इक्वल टू 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 2 का 2 के साथ रिलेशन है, और 3 का 3 के साथ रिलेशन है। इसका मतलब a में जो अवयव थे 1 2 3 उनका केवल r में केवल अपने आप से ही रिलेशन है, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। इटसेल्फ ओनली का मतलब हुआ कि जो ए सेट के अवयव होने चाहिए उनका संबंध केवल अपने आप से होना चाहिए, उनका रिलेशन केवल अपने आप से होना चाहिए और किसी अदर एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसे आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहा जाएगा। जैसे R2 जो है वो आइडेंटिटी R1 नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया है, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है क्योंकि सेट में 1 2 3 तीन अवयव हैं। अब 1 का 1 के साथ रिलेशन है, चलो ठीक है कि सेट के मतलब प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ रिलेशन होना चाहिए, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, यहां तक तो बात ठीक थी। लेकिन 1 का रिलेशन 2 के साथ भी हो गया, जबकि डेफिनेशन क्या कहती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली अगर हट जाएगा तो डेफिनेशन गलत हो जाएगी, मतलब हर अवयव का केवल अपने आप के साथ ही रिलेशन हो, तो ऐसे रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। अगला क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिलेशन ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव, यानी कि सेट ए पर डिफाइंड किया गया कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाता है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। यहाँ पे ओनली वर्ड नहीं लिखा है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा ही डिफरेंस है दोनों में, रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे ओनली लिखा है, यहाँ यानी कि सेट के प्रत्येक अवयव का केवल स्वयं के साथ ही संबंध होना चाहिए, इसमें स्वयं केवल और केवल स्वयं के साथ, मतलब ओनली विथ द एलिमेंट्स ऑफ सेट। और यहाँ क्या है, हमें इससे मतलब है कि उन सेट के प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ रिलेशन होना चाहिए। अगर कोई अन्य मतलब किसी एलिमेंट का दूसरे के साथ रिलेशन हो तब भी चलेगा, क्योंकि आगे ये नहीं कहा गया है कि ओनली लिखा होता तो ये चीज नहीं चल पाती कि 1 का 3 के साथ भी रिलेशन हो गया तो प्रॉब्लम होगी। वह यहाँ पे बस हमें ये चेक करना है कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका अपने साथ रिलेशन होना चाहिए, उसके अलावा अगर कुछ आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 का रिलेशन 2 के साथ हो गया, जैसे कि 1 का 3 के साथ हो गया, 2 का 3 के साथ हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें 1 देखना है, 2 देखना है, 3 है देखना है, यानी 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3, बस इसे ही चेक करना है रिफ्लेक्सिव में। अदर एलिमेंट्स होंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। अब देखो जो मतलब कि आइडेंटिटी रिलेशन होगा, आइडेंटिटी रिलेशन, कोई भी आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा, ये हमेशा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन हर एक रिफ्लेक्सिव एलिमेंट मतलब रिलेशन जो होगा वो आइडेंटिटी हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि ये रिफ्लेक्सिव तो है,
रिफ्लेक्सिव है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या एलिमेंट्स आ गए हैं। इसमें 1 और 3 और 2 3, यानी कि 1 ऐसा एलिमेंट है जिसका 3 के साथ भी रिलेशन हो गया, जबकि आइडेंटिटी में किसी सेट के अवयव का केवल उसी के साथ रिलेशन होना चाहिए। और रिफ्लेक्सिव में ऐसा कोई जरूरी नहीं है, दूसरे यानी किसी अवयव का दूसरे के साथ भी रिलेशन हो सकता है। बस हमें ये वाली शर्त ध्यान देना है कि 1 का 1 के साथ होना जरूरी है, 2 का 2 के साथ होना जरूरी है, 3 का 3 के साथ होना जरूरी है। जैसे अगर कोई ये वाला हम लिख लेते कि 1 1 होता और 2 2 होता, अब मान लो 1 2 होता और 1 3 होता, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि एक एलिमेंट 3 है इस सेट में, लेकिन 3 का 3 के साथ रिलेशन नहीं है, तो ये वाला रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये वाला रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यानी रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेट के प्रत्येक अवयव का, यानी फॉर ईच एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यानी किसी सेट ए पर डिफाइंड किए गए डिफाइंड किया गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा अगर ए के प्रत्येक अवयव फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए का मतलब ए के अंदर जितने भी अवयव हैं उनके पेयर मौजूद होने चाहिए, उनका उन्हीं के साथ रिलेशन होना चाहिए। एक्स्ट्रा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम कह सकते हैं कि हर एक आइडेंटिटी रिलेशन जो होगा वो हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्सिव, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में हर एक एलिमेंट का उसके साथ रिलेशन तो निश्चित रूप से होगा, और तो इसलिए ये आइडेंटिटी जो होता है, आइडेंटिटी रिलेशन ऑलवेज रिफ्लेक्सिव होता है। लेकिन उल्टी बात सही नहीं हो गया कि रिफ्लेक्सिव हमेशा आइडेंटिटी हो। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का आइडेंटिटी होना जरूरी नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट रिलेशन हम देखते हैं, जो कि है रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक होता है। अगला क्या है कि द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ नॉन वाइड सेट ए, द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ नॉन वाइड सेट ए इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे लिखा है नॉन वाइड सेट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो हमारा सेट होना चाहिए, अगर कोई रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन है और वो नॉन वाइड सेट, यानी कि ऐसा सेट जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, उस पर डिफाइंड किया गया हो, और वह यूनिवर्सल रिलेशन है, तो ऑलवेज रिफ्लेक्सिव होगा। हमेशा क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। आप जानते हो कि यूनिवर्सल रिलेशन कैसा क्या होता है। यूनिवर्सल रिलेशन में कोई भी रिलेशन यूनिवर्सल कब कहा जाता है? जैसे ए सेट से ए सेट पर डिफाइंड किया गया हो तो यूनिवर्सल तब कहा जाएगा जब आर इक्वल टू ए क्रॉस ए है। जैसे मान लो कि 1 2, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ए में 2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस ए क्या आएगा? ए क्रॉस ए क्या आएगा? 1 1 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, फिर 2 1 आ जाएगा और 2 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए में 4 अवयव, 4 अवयव होंगे, क्योंकि हम जानते हैं अगर किसी सेट ए में पी अवयव हो और सेट बी में क्यू अवयव हो, तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी पी क्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ए सेट से ए सेट में ही डिफाइन किया गया है, तो ए में अगर 2 अवयव है और फिर ए में अगेन 2 अवयव है, तो 2 गुणे 2 यानी 4 अवयव होने चाहिए ए क्रॉस ए में। तो ये हो गया 1 1 1 2 2 1 2 2। अब ये यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। अगर इसे हम आर बोले तो ये यूनिवर्सल रिलेशन होगा। अब यहाँ क्या बोला गया है कि यूनिवर्सल रिलेशन ऑन नॉन वाइड सेट ए इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। ये हमेशा क्या होता है? रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव में आपको क्या बताया गया था कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब वह जिस सेट पर डिफाइंड किया गया हो। देखिए, रिफ्लेक्सिव को चेक करने के लिए आपको सेट का दिया होना बहुत जरूरी है। जिस सेट पर डिफाइंड किया गया हो उसके सारे एलिमेंट्स का उसके साथ रिलेशन होना चाहिए। रिफ्लेक्शन, उसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए। यानी कि ये अगर इमेज मान लो तो ये उसका रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन किसी भी वस्तु का उसी के समान होता है। जैसे मान लो हम किसी शीशे के सामने खड़े हो जाएं, तो हमारा मतलब हमारे ऊपर लाइट पड़ती है, और लाइट पड़ने पर जो इमेज बनता है रिफ्लेक्शन के द्वारा ये शीशे में, वो हमारे जैसा ही होता है।
तो यानी कि हर एक अवयव का मतलब इमेज जो सेट के एलिमेंट्स हैं उनका उसके साथ रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो 1 1 1 1 है ही है, 2 2 है ही है, बस इतना ही रिफ्लेक्सिव में आपको चेक करना है। तो ये यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होगा ही, क्योंकि यूनिवर्सल रिलेशन के अंदर सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे, तो उसमें निश्चित रूप से डबलेट भी आ जाएंगे, यानी कि हर एलिमेंट्स के डबलेट, यानी कि उनका उनके साथ ही जो पेयर बनेगा वो भी हम निश्चित रूप से शामिल होगा। अगला है रिलेशन आर ऑन एन। एन का मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड बाई एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यानी कि कोई भी दो अवयव जो कि नेचुरल नंबर है एक्स और वाई, वो आर के अंदर आ रहे हैं कब, जब एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू वाई हो। इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन एन। अब आप जानते हो कि एन में क्या क्या अवयव आता है, ध्यान से देखना। एन का मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसमें क्या क्या अवयव आते हैं, 1 से चालू होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब आप जानते हो कि कोई भी अवयव आप ले लीजिए, 1 बिलोंग्स टू, ये हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा, ऐसा इसलिए बोला गया है कि 1 होगा निश्चित रूप से, 2 होगा, 3 होगा। ऐसा क्यों, आर के अंदर ये सारे ही ऑर्डर पेयर इस शर्त को पूरा कर रहे हैं कि 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। अगर देखो यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल लगा है, और कम और ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल, इसका मतलब इनमें से एक भी चीज सही हो जाए तो उसे हम सही मानेंगे। जैसे 1 से बड़ा नहीं है लेकिन इक्वल तो है, तो इसका मतलब ये क्या माना जाएगा, ये सही है। जबकि 1 इज ग्रेटर देन 1 लिखा हो, ऐसे 1 इज ग्रेटर देन 1, तो ये क्या रहेगा, ये तो गलत है। कोई भी संख्या अपने आप से ही बड़ी कैसे हो सकती है, अपने आप के हर एक संख्या निश्चित रूप से इक्वल होगी। तो जितने भी नेचुरल नंबर होंगे उनके यानी कि डबलेट्स निश्चित रूप से आर के अंदर मौजूद होंगे, उनका उनके साथ मतलब हर एक नेचुरल नंबर ये वाला शर्त पूरा करेगी कि या तो वह मतलब कि अपने आप के बराबर तो होगी ही। ठीक है, तो अगला है कि लेट यल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। मान लो कि यल किसी सेट का नाम है, मतलब उस सेट के अंदर क्या है कि सारी लाइंस है, प्लेन के अंदर आने वाली सभी लाइंस है। तो उन पर अगर कोई एक रिलेशन आर डिफाइन किया जाए इस प्रकार कि उनमें कोई भी दो लाइंस तब आएंगी, इस रिलेशन के अंदर कोई दो लाइंस तब आएंगी जब वो आपस में पैरेलल हो। तो हम जानते हैं कि हर एक लाइन जो प्लेन में होगी चाहे जैसे हो, वो निश्चित रूप से हर लाइन अपने आप के हमेशा पैरेलल होती है। प्रत्येक लाइन जो होती है वह स्वयं के पैरेलल होती है, तो इसलिए हर एक लाइन इस आर के अंदर आ जाएगा। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, अ रिलेशन ऑन आर ऑन अ सेट ए। रिलेशन को कैपिटल आर से डिफाइन मतलब प्रदर्शित करते हैं। किसी सेट ए पर डिफाइंड किया गया कोई रिलेशन जो होता है वो सिमेट्रिक कहलाता है। अगर सिमेट्रिक का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक कब कही जाती है, जैसे मान लो कि तितली है, तो वह एक अक्ष के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। उसमें अगर बीचों बीच में तितली के वो खींच दिया जाता है, लाइन ऑफ सिमेट्री होती है उसके अंदर, बीचों बीच से खींच दे तो उसके इस तरफ और उस तरफ दोनों एक जैसी आकृति होती है, पलटने पर क्या होगा, एकदम फिट बैठेगा। इस प्रकार से आदमी जो होते हैं उनका भी शरीर सिमेट्रिक होता है एक एक्सिस के अबाउट, जैसे कि हमारी यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। इसके इधर जितनी दूरी पर हमारी आंख है उतनी ही दूरी पे मतलब इस लाइन से जितनी दूरी पर एक आंख है उतनी ही दूरी पर दूसरी आंख है। अगर ये मतलब थोड़ा इधर उधर हो जाती तो देखने में अच्छा नहीं लगता, तो हमारा अभी लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। मतलब कि जो रिलेशन किसी मतलब a, b बिलोंग्स टू r है, इंप्लॉइज b, a बिलोंग्स टू r का क्या मतलब है कि जो रिलेशन a से b का है वही रिलेशन r के अंदर अगर b से a का भी आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, मतलब उसे बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे फॉर ईच a, b बिलोंग्स टू r, यानी a और b के अंदर जो भी a और b a, b बिलोंग्स टू a
मतलब सेट ए पर डिफाइन किया गया है। तो ए कामा बी अगर कोई दो अवयव हैं सेट ए के और वो आर के अंदर आ रहे हैं, अगर बी कामा ए भी आ गया तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक बोलेंगे। जैसे एग्जांपल से समझिए, मान लो कि आर कोई रिलेशन है, वही सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, यानी कि उसे यल से प्रदर्शित किया गया है। यल का मतलब कि समतल में, जैसे हमारा बोर्ड है समतल है, आप जानते हो कि इसमें अनंत रेखाएं हैं, बहुत सारी रेखाएं हैं। बहुत सारी रेखाएं वो कैसे भी हो सकती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करने वाली भी हो सकती हैं, समांतर भी हो सकती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइंस भी हो सकती हैं। ऐसे बहुत सारी अनंत लाइंस का जो कलेक्शन होता है उसे प्लेन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर कोई रिलेशन आर डिफाइन किया जाए उस सच दैट उसमें जो L1 और L2 के बीच में ये रिलेशन होना चाहिए कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L1 L2 के परपेंडिकुलर हो। तो अगर L1 को ये लाइन मान ले और L2 को ये मान ले, तो अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, यानी L1 के साथ L2 का क्या रिलेशन है कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब उनके बीच 90 डिग्री का कोण है। तो L2 से L1 का भी वही रिलेशन होगा, यानी L2 भी L1 के परपेंडिकुलर ही होगी। अगर L1 के साथ L2 90 डिग्री का कोण बना रही है, मतलब L2 L1 के साथ परपेंडिकुलर है, तो L1 भी L2 के साथ परपेंडिकुलर होगी, यानी यह भी इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो जो रिलेशन L1 का L2 के साथ है परपेंडिकुलर होना, वही L2 का L1 के साथ भी होगा। तो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर हो और बी ए बिलोंग्स टू आर का मतलब जो ए से बी का रिलेशन है वही रिलेशन बी से ए का हो जाए, तो ऐसे रिलेशन को हम सिमेट्रिक बोलते हैं। अब ये नीचे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि आइडेंटिटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ नॉन वाइड सेट आर सिमेट्रिक रिलेशंस। ये क्या होते हैं, सिमेट्रिक रिलेशंस होते हैं। क्योंकि आप जानते हो कि आइडेंटिटी रिलेशन में केवल किसी सेट के वही अवयव आएंगे। जैसे ए में एग्जांपल से समझते हैं इसको हम, जैसे ए एक सेट है, इसमें 1 2 3 तीन अवयव दिए हैं और आर ये 1 1 1 2 2 3 3 ऐसे दिया गया है। अब R1 दिया गया है, इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और 1 3 है, 2 3 है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन, ध्यान देना, यूनिवर्सल रिलेशन बनाना है। तो यूनिवर्सल के लिए यूनिवर्सल कब होगा, जब R इक्वल टू ये क्रॉस ये है। तो ये क्रॉस ये का मान निकालेंगे, क्या आएगा, सारे अवयव आ जाएंगे। देखो ये क्रॉस ये कैसे निकालेंगे, 1 2 3 फिर 1 2 3। अब 1 का पेयरिंग करेंगे 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, फिर 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। तो ये सारे अवयव आ जाएंगे। तो यानी कि क्या आ जाएगा, इसमें क्या क्या अवयव आएंगे, एक तो आ जाएगा 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 के साथ सारा पेयर बन गया है 2 2, पहले 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3, उसके बाद 3 1, 3 2, 3 3। अब ये हो जाएगा हमारा कौन सा रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है कि आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन, ये वाला हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है, ये यूनिवर्सल रिलेशन है। ऑन अ सेट नॉन वाइड सेट, यानी सेट नॉन वाइड होना चाहिए, अगर कोई अवयव ही नहीं होगा तो फिर एम्पटी रिलेशन बन जाएगा। नॉन वाइड सेट और सिमेट्रिक रिलेशन, ये क्या है, सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, आर के अंदर अगर ये कामा बी हो तो बी कामा ये होना चाहिए, बी कामा ये भी आर के अंदर अगर हो तो हम उसे सिमेट्रिक बोलते हैं। यानी अगर ए बी है और बी ए भी आर के अंदर रहे तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। अब जैसे पहला वाला रिलेशन देखो, जैसे 1 1 है
तो इसका उल्टा ये खुद ही होगा, इसको उलटने से भी यही आएगा। इनके स्थान आपस में बदल दोगे तब भी ये खुद यही ऑर्डर्ड पेयर होगा। और यहाँ पे 2 2 दिया है, इनका भी स्थान बदलोगे तो खुद यही ऑर्डर्ड पेयर आएगा। ऐसे इसका भी स्थान बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि अगर ए बी आर के अंदर है तो बी ए भी आर के अंदर आ गया, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया। यहाँ पे देखो, तो हमें ऐसे एलिमेंट्स को चेक, मतलब ऐसे एलिमेंट्स के लिए रिफ्लेक्सिव चेक करने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट रिफ्लेक्सिव होगा जिसमें ऑर्डर्ड पेयर जो रहे उसके दोनों अवयव समान रहे, प्रथम और द्वितीय अवयव समान हो, क्योंकि उनका उल्टा करने पर भी वह स्वयं ही आएगा। तो हम 1 1 को नहीं चेक करेंगे क्योंकि उसका उल्टा वह खुद होगा। फिर 2 2 को नहीं चेक करेंगे, 3 3 को भी नहीं चेक करेंगे। अब हम चेक करेंगे 1 2। तो अगर 1 2 आर के अंदर है और 2 1 भी आ जाए, तो देखो 1 2 है तो 2 1 है। अगर 1 3 है और 3 1 दिया जाए, यानी 1 3 है तो 3 1 भी आर के अंदर है। अब 2 3 है तो 3 2 भी है। तो यानी कि जितने भी आर के अंदर ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी थे, उन सबके उल्टे भी इसके अंदर हैं। तो अगर ऐसा शर्त पूरा हो जा रहा है तो उसी को तो हम रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। तो इसीलिए लिखा गया है कि आइडेंटिटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर नॉन बाइसेड आर सिमेट्रिक रिलेशन। आप जानते हो कि यूनिवर्सल रिलेशन के अंदर सारे पॉसिबल पेयर आ जाते हैं और रिफ्लेक्स सारे पॉसिबल पेयर आ जाते हैं, तो यानी कि ये सबसे बड़ा रिलेशन है, तो इसमें ये हमेशा ही सिमेट्रिक होगा। अब हम देखेंगे अगला ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देखिए बच्चों, अगला रिलेशन हमारा है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अ रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव, यानी किसी सेट ए पर डिफाइंड किया गया रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाता है अगर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। इफ का मतलब होता है ये दिए वाली कंडीशन हो कि ए और बी कोई दो एलिमेंट आर के अंदर हो, ए और बी से जो मतलब ए कॉमा बी कोई ऑर्डर्ड पेयर आर के अंदर है और बी कॉमा सी कोई ऑर्डर्ड पेयर आर के अंदर है, तब अगर ए और सी भी आर के अंदर आ जाए, या दूसरे शब्दों में कहें कि ए के साथ बी का जो रिलेशन है और बी के साथ जो सी का रिलेशन है, वही रिलेशन अगर ए से सी का हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई रिलेशन आर है जो कि हमें नेचुरल नंबर पर डिफाइन किया गया है। किस पर डिफाइन किया गया है, नेचुरल नंबर पर। यानी नेचुरल नंबर का मतलब आप 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं। काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, जिनका प्रयोग हम काउंटिंग में करते हैं, किसी चीज के काउंटिंग के लिए किया जाता है। जैसे स्टूडेंट्स के काउंटिंग करना हो, तो यहाँ पे दिया गया है कि इसमें कोई भी दो नेचुरल नंबर तब आएंगी x और y जब x y को डिवाइड करता हो। तो ऐसा कोई एग्जांपल लीजिए, जैसे दो ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर लीजिए जिसमें मतलब पहला एलिमेंट दूसरे को डिवाइड करता हो। तो जैसे हम 1 के साथ कोई भी ले सकते हैं, 1 2 को डिवाइड करता है, 1 3 को भी डिवाइड करता है, 1 4 के साथ भी 4 को भी डिवाइड करता है। आप 2 के साथ भी ले सकते हो, जैसे 2 4 को डिवाइड करता है, 2 6 को भी डिवाइड करता है, 2 अपने आप को भी डिवाइड करता है। हर एक नंबर अपने आप को निश्चित रूप से डिवाइड करती है, तो ये भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम कोई एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, दो ऑर्डर पेयर ऐसा सोचते हैं जिसमें x y को डिवाइड करे और मतलब कि a b को डिवाइड करे और b c को डिवाइड करे। तो जैसे मान लो कि हम ले लिए 3 6 को डिवाइड करता है और 6 18 को डिवाइड करता है। तो ये दो एलिमेंट्स r के अंदर आ जाएंगे। ये हो गया a या x कह लीजिए, x कामा y बिलोंग्स टू r, और ये होगा y कामा z बिलोंग्स टू r। तो 3 से 6 कट जा रहा है, इस कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए 3 6 r के अंदर आएगा। 6 18 भी आएगा क्योंकि 6 से 18 डिवाइड हो रहा है, तो निश्चित रूप से 3 18 भी आएगा, मतलब 3 भी 18 को डिवाइड करेगा। यानी
हर मतलब कोई नंबर अगर इसको डिवाइड कर रही है और ये किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर रही है तो निश्चित रूप से पहली वाली संख्या तीसरे वाले को अवश्य डिवाइड करेगी। ठीक है, ये आप और भी एग्जाम्पल देके देख सकते हो। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर लो पहले तो तीसरी वाली कंडीशन निश्चित रूप से फुलफिल होगी। आप अन्य एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जैसे मान लो कि 5 से 10 डिवाइड होता है और 10 से खुद 10 भी डिवाइड होता है, या फिर दूसरा नंबर ले लीजिए 10 से 50 डिवाइड होता है, या फिर 30 डिवाइड होता है, तो 5 से 30 भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कॉन्ग्रुएंट टू एक रिलेशन है, कॉन्ग्रुएंट टू, यही सब अगर ये सेट ऑफ ट्रायंगल्स पे है, यानी कोई भी दो ट्रायंगल्स मान लो T1 और T2 है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और T2 जो है वो T3 के कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ये कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब कि आपस में अगर T1 एक ट्रायंगल है और ये T2 एक ट्रायंगल है और ये T3 एक ट्रायंगल है, कोई भी 3 ट्रायंगल है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। मतलब T1 और T2 का कॉन्ग्रुएंट कोई भी फिगर कब कहा जाता है, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो ये अगर T1 रखा जाए या T2 रखा जाए, अब एग्जैक्ट मैं उसी साइज का नहीं बना पा रहा हूं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम कोई स्केल तो लिए नहीं है या फिर मतलब कोण एग्जैक्ट नहीं बना सकते, तो कोई भी दो ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं, जब एक को दूसरे के ऊपर रखे और वो उस पर सुपरपोज कर जाए, मतलब ये इसके ऊपर कंप्लीटली बैठ जाए। तो अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है मतलब ये इस पर फिट बैठेगा, और T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है मतलब ये वाला इस पर फिट बैठेगा। तो ये अगर इस पर एकदम फिट बैठ रहा है और ये इस पर बैठ रहा है तो ये इस पर भी फिट बैठेगा, मतलब T1 T3 के भी कॉन्ग्रुएंट होगा। यानी कि जो रिलेशन T1 से T2 का है और T2 से T3 का है, वही रिलेशन T1 और T3 के बीच का भी हो गया। तो ऐसे रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। ऐसे अगर सेट ऑफ मतलब लाइंस जो कि किसी प्लेन में स्थित हैं उनका सेट लिया जाए L, और उनमें एक रिलेशन डिफाइंड किया जाए कि इस पैरेलल टू, यानी कोई भी दो लाइन, 3 लाइन है जैसे L1 L2 और L3, अगर L1 L2 के पैरेलल है और L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो निश्चित रूप से आप इसे एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसे मान लो ये L1 है, ये L2 के पैरेलल है, ऐसे L2 किसके पैरेलल है, L3 के, तो L1 और L3 भी आपस में पैरेलल होंगे। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब जो एक इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि मतलब आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है और यूनिवर्सल रिलेशन, अगेन आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन, ये ऑलवेज ट्रांजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, ट्रांजिटिव होते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल रिलेशन में सारे लोग आ जाएंगे, आप जानते हो जितने भी पॉसिबल पेयर हैं वो सारे आ जाएंगे, तो मतलब कि ये हमेशा होगा। और आइडेंटिटी में क्या होगा, आइडेंटिटी में अगर कोई सेट ए हो 1 2 3, आप जानो इसको, आप एग्जाम्पल से समझिए। जैसे 1 1 इसके अंदर आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है। यानी कि किसी सेट ए पर के हर एक अवयव का बस केवल उसी के साथ रिलेशन होना चाहिए, तभी हम उसे आइडेंटिटी बोलते हैं। अब ये जैसे 1 1, ठीक है, 1 1 हो गया। अब 1 से स्टार्ट होने वाला अगला कोई पेयर नहीं मिल रहा है, यानी ए ऐसे 2 2 है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला कोई अगला पेयर नहीं मिल रहा है। 3 मतलब इस ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट 3 है, अब 3 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हमेशा पहली ही शर्त नहीं पूरी हो रही है कि ए बी मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर हो, तब हम ए सी बिलोंग्स टू आर के लिए चेक करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन अगर न फुलफिल हो तो हमें ये वाली चेक करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट ही ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। अब इसका और हम प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ।
अब लास्ट एक रिलेशन और बचा है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, उसको भी बता देते हैं ताकि टाइप्स ऑफ रिलेशन और उसकी जो डेफिनेशन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर ढेर सारे क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम जो भी थ्योरी था रिलेशन पे वो सारा कवर कर चुके हैं। अगले वीडियो से जो भी वीडियो आएंगी आगे रिलेशन के ऊपर वो सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के होंगे। तो आपसे एक निवेदन और है कि हमारे चैनल को प्लीज, अगर आपको ये कंटेंट समझ में आ रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन उससे पहले देखते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? तो देखिए नेक्स्ट रिलेशन हमारा है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अ रिलेशन ऑन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी एंटी सिमेट्रिक। यानी कि किसी सेट ए पर डिफाइंड किया गया रिलेशन आर एंटी सिमेट्रिक कहलाएगा अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी आर के अंदर है अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर, और बी ए आर के अंदर है, और बी ए आर के अंदर है, इसका मतलब बी ए इक्वल टू बी है, ए और बी आपस में बराबर है। ठीक है, अगर ए बी हो और बी ए हो इसका मतलब ए और बी बराबर है, आर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। मतलब कि इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं, इसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अगर ए बी आर के अंदर हो लेकिन बी ए आर के अंदर ना हो तो हम आर को एंटी सिमेट्रिक बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आर कोई रिलेशन है जो कि नेचुरल नंबर पर डिफाइंड किया गया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें एक्स और वाई कोई दो ऑर्डर्ड पेयर आर के अंदर कब आएंगे? जब एक्स वाई को डिवाइड करता हो। तो जैसे मान लो कि एक्स वाई को डिवाइड करता है, ऐसा कोई एग्जांपल लेते हैं जैसे 2,4। अब क्या कर रहा है? ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर। अब देखो ए बी तो आर के अंदर बिलोंग करता है लेकिन बी ए यानी 4,2 आर के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। बताओ क्यों? क्योंकि 4 2 को डिवाइड नहीं करेगा। 2 तो 4 को डिवाइड कर रहा है लेकिन 4 2 को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो ये ए बी बिलोंग्स टू आर तो आ गया लेकिन बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर आ गया। तो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर हो और बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर हो और बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो, जैसे कि बी ए आर में नहीं आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम एंटी सिमेट्रिक बोलते हैं। ठीक है, या फिर दूसरे तरीके से समझ सकते हो, जैसे 2,2 बिलोंग्स टू आर है, ए बी बिलोंग्स टू आर आ गया, एंड बी फिर 2 2 को डिवाइड कर रहा है और 2 4 को डिवाइड कर रहा है, फिर बी ए बिलोंग्स टू आर मैंने फिर बी ए को डिवाइड कर रहा है, 2 2 को डिवाइड कर रहा है। कोई जब 2 इक्वल नंबर लेंगे तब ये हर एक नंबर अपने आप को डिवाइड करते हैं, तो इनके स्थान बदलने पर भी वो आपस में डिवाइड करेंगे। तो ए बी बिलोंग्स टू आर हुआ, यानी 2,2 आर के अंदर आया इसलिए क्योंकि ये 2 2 को डिवाइड कर रहा है, इनके स्थान बदलने पर भी वही आएगा, बी ए बिलोंग्स टू। इसका मतलब ये और भी बराबर है। अगर बी ए बिलोंग्स टू आर भी हो गया, ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए बी ए बिलोंग्स टू आर तभी होगा जब ये और भी बराबर हो, और अगर इक्वल नहीं होंगे ये दोनों, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया गया 2,4 बिलोंग्स टू आर, 2,4 तो आर के अंदर है लेकिन 4,2 आर के अंदर तब नहीं रहेगा। और अगर ये दोनों हैं तो निश्चित रूप से ये और भी बराबर होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ए बी और बी ए दोनों आए लेकिन तब ऐसे केस में ये बराबर होंगे तभी ऐसा हो सकता है। तो ये वाला रिलेशन क्या है? एंटी सिमेट्रिक है। अब जैसे यही रिलेशन आर के ऊपर डिफाइन किया जाए, यही रिलेशन सेम जेड पर डिफाइन किया जाए, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स पे, और जेड में क्या आता है? सारे नंबर आते हैं, प्राकृतिक संख्याएं तो आएंगी ही, माइनस वाले भी आएंगे, -1 -2 -3। अब कोई भी एक प्राकृतिक संख्या ये है वो -1 को डिवाइड करेगी,
तो ए कॉमा माइनस ए बिलोंग्स टू आर, और माइनस ये जो रहेगा वो ए को भी डिवाइड करेगा। जैसे उदाहरण एग्जांपल देखो, नंबर लेके ही देखते हैं, नंबर से देखो। जैसे मान लो कि -3 6 को डिवाइड कर रहा है, -3 6 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन 6 जो है वो -3 को डिवाइड नहीं करेगा। तो ये वाला आर में बिलोंग कर गया, लेकिन ये वाला आर में बिलोंग नहीं करेगा। अब जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें दोनों इक्वल कर देते हैं। जैसे मान लो कि -5 5 को डिवाइड कर रहा है, -5 जो है 5 को डिवाइड कर रहा है, और 5 भी -5 को डिवाइड कर रहा है। यानी कि ए हो गया, अगर ये हो गया, ये बी हो गया, तो ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर। हाँ, ये ए हो गया तो ये -ए हो गया, दोनों एक ही है, ए बिलोंग्स टू आर। और यहाँ पे क्या आ गया, पहले ए और -ए, ठीक है, 5 पहले आ गया, 5 पहले आ गया। लेकिन यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू, यानी 5 और 5 आपस में बराबर नहीं है, 5 और -5 क्या है, बराबर नहीं है। 5 और -5 आपस में बराबर नहीं है। ए मतलब कि ए बी, अगर इसे बी ही मान लें, ए और बी बिलोंग्स टू आर है। अब बी, अब ये अगर 5 बी है तो यहाँ पे बी लिखना पड़ेगा, और ये ए हो गया, यानी कि ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी ए भी बिलोंग्स टू आर है। बट ए इक्वल तब बी हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ ए और बी बराबर नहीं है। तो इसका मतलब कि यही रिलेशन जेड के ऊपर डिफाइन किया गया, तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अगर ए बी आर के अंदर रहे और बी ए भी आर के अंदर आ जाए, मतलब जो ए से बी का रिलेशन है वही रिलेशन बी से ए का भी हो जाए, तो ये और बी बराबर होने चाहिए, तब उसे एंटी सिमेट्रिक कहा जाएगा। तो यहाँ 5 -5 5 को डिवाइड कर रहा है, अब 5 -5 को भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है। अगर बराबर हो जाते तब इसे एंटी सिमेट्रिक कहा जाता। तो इसलिए इसका मतलब ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक नहीं है। तो अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर हो लेकिन बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो, तो भी आर को एंटी सिमेट्रिक कहेंगे तब भी। और यहाँ पे ये लिखा है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर हो और बी ए भी आर को बिलोंग कर रहा हो, तब ये इक्वल बी होना चाहिए, तब उसे एंटी सिमेट्रिक कहा जाएगा। तो इसे और हम आगे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, तब उसमें समझेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आप धीरे धीरे समझ जाओगे। अब एक लास्ट रिलेशन और बचा है, उसको भी बता देते हैं, क्योंकि हाँ इक्विवेलेंस रिलेशन रह गया था, तो वो भी करा दें, ताकि ये जो थ्योरी पोर्शन है ये हमारा कंप्लीट हो जाए, और ये 12th क्लास के लिए काफी है। तो अगला है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, तो a relation defined on a set A, a relation defined on a set A is said to be equivalence relation if it is, if a relation R, if R is reflexive, symmetric and transitive। इसका मतलब अगर कोई ऐसा रिलेशन हो जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो उसी को हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब अगला जो है मतलब अगले वीडियो से हम
इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।